दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके दिल्ली पुलिस व एसएससी जीडी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन सीरीज के बारे में। हम देखेंगे कि जो आपके दिल्ली पुलिस और आपके एसएससी जीडी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आने वाले दिल्ली पुलिस से 14 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब समय कम बचा है अभ्यर्थियों, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज की ओर ध्यान दीजिएगा। और आपके रतनगढ़ में विज्ञान कोचिंग क्लासेज है वो ये टेस्ट सीरीज लेके आया है। जितने भी पीछे के साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आज इस वीडियो में करवाए जाएंगे। हम देखेंगे कि इस टेस्ट सीरीज है इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने जितना भी सिलेबस किया है तो उसका रिवीजन भी आपका साथ साथ में होता रहेगा और साथ में आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो हम देख लेते हैं जो आपका विज्ञान कोचिंग क्लासेज है इसका जो आपका यूट्यूब का चैनल है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने वाले 14 नवंबर से जो आपका एग्जाम स्टार्ट है उसके एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो आइए हम देखेंगे अब सीरीज जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो यहां से मैं चर्चा करने वाला हूं। जो आपकी टेस्ट सीरीज है आज आपके मैं इस वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन है वो यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं जो विज्ञान कोचिंग क्लासेज है ये आपके आज सब्जेक्ट दिल्ली पुलिस के लिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा है जो इसके यूट्यूब चैनल के वीडियो को शेयर करें और आप ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें जिससे कि आपको आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि ये आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए है टेस्ट सीरीज सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी प्रश्न पत्र है जो कि आपके प्रीवियस जितने भी पिछले एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका प्रश्न पत्र है उसका पहला क्वेश्चन कि किसी पादप कोशिका में लवण क्या कहलाते हैं। पादप कोशिका में लवण क्या कहलाते हैं। तो आप सभी जानते हो यहाँ से कि पादप कोशिका में जो लवक है वो क्या कहलाते हैं। तो पादप कोशिका में लवक आपका एस ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका क्या होने वाला है यहाँ पे सही होने वाला है। अगला हम देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बायोलॉजी का है इसमें ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, जहां पे समझने वाला मैटर आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां से हम दूसरे प्रश्न की बात करें आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है जो कि आपके इनमें से कवक कौन सा है यही आपको बताना है। तो कवक कौन सा है यहाँ पे पेनिसिलियम, ये क्या है यहाँ पे आपके कवक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये भी आपकी दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 3 नंबर क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर आपका क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पे चित्र बनता है। तो आप सभी को पता है मानव नेत्र का भाग जिन पे चित्र बनता है मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनता है। तो प्रतिबिंब किस पे बनता है आपके रेटिना पे। किस पे बनता है प्रतिबिंब रेटिना पे। तो हम देख लेते हैं प्रतिबिंब आपके सदैव कहां पे जाके बनेगा रेटिना पे बनेगा। ये कॉर्निया एक ऐसा भाग होता है जिसपे ब्लड मतलब इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आंख से संबंधित मानव नेत्र से संबंधित कि मानव नेत्र है उसका ऐसा कौन सा भाग है जहां पे रक्त पटल नहीं पाया जाता। तो किस भाग में नहीं पाया जाता कॉर्निया में। और जो आपका दान किया जाता है वो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है कॉर्निया भाग आपका दान किया जाता है। ये परितारिका ये क्या होती है जो आने वाला प्रकाश होता है उसकी क्षमता के अनुसार ये पुतली को खोलने व बंद करने का नियंत्रण करती है। और पुतली आपको जो पता है आपको कि अगर ज्यादा प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश होता है तो ये आपके फैल जाती है। ये आपके मानव नेत्र आपको पूछ लिया जाए कि जैसे मानव नेत्र है तो मानव नेत्र का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा। तो सदैव कहां पे बनेगा रेटिना पे। ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं आपके 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किस नियम के कारण गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये आपका एवोगाड्रो का नियम है। पूरा नियम आपको दिया गया है कि गैसों के समान आयतन गैसों के जो आयतन होता है वो समान व दाब ताप की समान अवस्था के अंतर्गत होते हैं। वो आपके अणु की संख्या क्या होती है सदैव समान होती है। कब समान आयतन में समान दाब में समान ताप में इन तीनों अवस्था अगर ये समान रहेगी तो इसमें जो प्रवाहित अणु है उनकी संख्या
सदैव क्या रहती है, समान रहती है। तो ये नियम किसका दिया गया है, एवोगाड्रो का नियम। अगला हम बात करें आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन है। हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कर्ण स्वर्ण टिनिटस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है। मतलब कर्ण स्वर्ण टिनिटस ये एक स्वास्थ्य रोग होता है, तो नामक स्वास्थ्य समस्या है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है। आप नाम से भी समझ सकते हो, कर्ण स्वर्ण। तो हम देखेंगे कि आपकी जो कर्ण स्वर्ण है वो किस नियम से, जो किस रोग से संबंधित है, तो किसके रोग से संबंधित है, कान से। किससे, कान से। ये आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एस ऑप्शन। अगला हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो आपके आकाश की स्थिति के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थिति के कारण तापमान भिन्नता को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मतलब ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ये उपकरण आपको क्या करना है, बताना है। तो हम देखते हैं उपकरण जो आकाश की स्थिति के कारण, किसके कारण, आकाश की स्थिति के कारण तापमान भिन्नता। जैसे तापमान भिन्नता में आपको बता देता हूं क्या है, जैसे आपको 0 से 10 के बीच, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जितना तापांतर होता है, तापमान में अंतर होता है, उसी की बात की जा रही है। तो तापमान में भिन्नता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपका एथ्रियोस्कोप। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एथ्रियोस्कोप। अगला हम चर्चा करें तो यहां पे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप देख सकते हो लोहे की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो आप यहां से देख लेना, ये आपका कौन सा, लोहे की कमी से स्कर्वी। अगली हम चर्चा करें आपका 8 नंबर क्वेश्चन की, तो यहां से हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। मतलब पुनर्योजी टीका प्रथम, हम चर्चा करते हैं प्रथम पुनर्योजी टीका की। तो अभी जो वर्तमान में इसी टीके की खोज की गई है जिसका नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला हम बात करें तो यहां से हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो समसूत्री विभाजन में आपके सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, एनाफेज। कौन सी है, एनाफेज। आपका कितने नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां से 3 नंबर। आपका ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली हम चर्चा करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, एक होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। तो आप इनमें से बताइए कौन सी अंतःस्रावी है, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, वो आपकी क्या होती है, अंतःस्रावी। ये आपका आ गया पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पे क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और बाकी लार ग्रंथि आपके बहिस्रावी है, लेक्राइमल ग्रंथि है वो आपकी बहिस्रावी है, और यकृत है वो भी आपकी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। तो इनमें से अंतःस्रावी कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली हम चर्चा करें 11 नंबर क्वेश्चन, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है बैटरी के अंदर, जो आपका, जिसको आप सेल भी बोल सकते हो या बैटरी भी बोल सकते हो, जिसका नाम होता है सीसा संचायक सेल। और इस सीसा संचायक सेल होता है, इसका रासायनिक नाम, इसमें जो एसिड डाला जाता है पानी टाइप का, आपको पता है द्रव टाइप का एक एसिड डाला जाता है, जिसका नाम क्या होता है, H2SO4। क्या दिया जाता है, इसका नाम है H2SO4। तो इसका जो पूरा नाम होता है H2, आपका सूत्र होता है H2SO4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या नाम दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाला जाता है। जो क्या होती है, इसमें जो सीसा संचायक प्लेटें होती है, इनके बीच के अंदर अचालक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अचालक का। और जैसे ही मान लो ये आपकी बैटरी बनी हुई है, तो बैटरी के अंदर एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट होती है, इसको बोला जाता है एनोड और इसको बोला जाता है कैथोड। और इसमें सीसा संचायक सेल, ये मतलब ये प्लेटें होती है, इसमें जो शीशे की बनी होती है, किसकी, शीशे की बनी होती है। और धनात्मक प्लेट
एक्स्ट्रा रखी जाती है ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है कि बैटरी के अंदर ऋणात्मक प्लेट अधिक होती है या धनात्मक प्लेट अधिक होती है, तो सदैव कौन सी प्लेट अधिक होती है? ऋणात्मक प्लेट। और इसके अंदर क्या डाला जाता है? एसिड डाला जाता है जिसका रासायनिक अपघटन होता है, और इस अपघटन के कारण ये बैटरी क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेती है। और जैसे ही विद्युत ऊर्जा स्टोर हो गई, उसके बाद में हमको जब मान लो इन्वर्टर के रूप में काम में लेना हो इमरजेंसी में, तो ये वापस स्टोरेज ऊर्जा को हमको आउटपुट के रूप में दे देती है। ये होती है आपकी बैटरी, जिसमें आपका ये धनात्मक आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड, और इसको कैथोड। और इसमें जो रासायनिक एसिड है वो क्या डाला जाता है? H2SO4, जिसका पूरा नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका एक अन्य नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 3 नाम है, एक तो सूत्र आ गया H2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड, और एक क्या नाम दिया जा सकता है? तनुगंधक का अम्ल। किसका? तनुगंधक का अम्ल है। तो ये यहाँ पे इंपोर्टेंट जितने भी बैटरी से लगभग आने वाले प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए। आगे हम चर्चा करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। हम देखते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो कोरियोलिस जो बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? पृथ्वी के घूर्णन से। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी के घूर्णन प्रक्रिया के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपके 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है, सरल क्वेश्चन भी है, जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? आपका डी, 4 नंबर ऑप्शन होने वाला है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, एमाइलेज। यहाँ पे आपके 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अगली हम चर्चा करें 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्भ रक्ताणु रोगता का प्रमुख कारण है। गर्भ रक्ताणु रोगता का प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया? RH बे जोड़ता। क्या है? RH बे जोड़ता। ये भी एक सरल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, बायोलॉजी के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगला हम चर्चा करें 15 नंबर क्वेश्चन की, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र। तो ये आपको ध्यान में रखने वाला पॉइंट है कि एड्स बीमारी से कौन सा जो तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो क्या एड्स बीमारी से पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, पाचन तंत्र पर एड्स बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम देखते हैं इस पे किसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके एड्स बीमारी होती है, क्या श्वसन तंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, श्वसन तंत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आपके पाचन तंत्र पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या किस पे पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र पर। और इससे क्या होता है? एड्स होने के बाद प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे एंटीबायोटिक जो जीवाणु होते हैं उनके ऊपर ये प्रभाव डालता है, और ये शरीर में क्या करते हैं? हमारी जो रक्षा करने वाले जीवाणु है उनको क्या कर देता है? यहाँ से नष्ट कर देता है, और हमारे जितने भी कोई भी छोटे रोग होते हैं वो रोग फिर इनसे ये जीवाणु क्या कर पाते हैं? इस पे प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, और हमारे वो रोग है उनका विस्तार होता रहता है। ये किससे प्रभाव पड़ता है? एड्स बीमारी से। अगली हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में कि आपके एक क्वेश्चन है वो जरूर यहाँ से इकाई से पूछा जाएगा, और हमने ये टॉपिक पढ़ा भी था, लेकिन समय कम होने की वजह से इतना हो नहीं पाया था। लेकिन आगे भी जैसे आपके सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है? यहाँ पर वेबर। क्या होती है? वेबर। और ये टेस्ला होती है। ये किसकी होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला। और आपके कूलाम होती है, वो किसकी होती है? आवेश की। किसकी? आवेश की, मतलब चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलाम। और हम देखें गाउस, ये भी आपकी किसकी होती है? इसमें सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? गाउस। ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी 4 इकाई यहाँ पे तैयार हो गई। अगला हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे आप विटामिन ए पढ़ते ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो विटामिन ए में सदैव गाजर है वही क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन है कि आपके गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है गाजर में? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है।
और आपके हम चर्चा करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका मायोपिया का निकट दृष्टि दोष। देखो एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। मैं थोड़ा दोनों को आपको समझा देता हूं कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में क्या अंतर होता है। तो आइए हम देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट का समय निकाल के मैं आपको देता हूं। मायोपिया आपका किसका है, किसका इंग्लिश